हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, वागले साहब और साथ ही प्रकाश दीवान जी और संजीव भसीन साहब। अब दो और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। एक तो है आशीष चतुर्मुथा जी और जो वायदा कारोबार की रणनीति देंगे, और दूसरे रजत बोस साहब है कोलकाता से हमारे साथ इस वक्त राय देने के लिए आपको टेक्निकली। रजत जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आशीष जी आपका भी। पहले तो रजत जी आप बताएं अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए। देखिए, मैंने आज के लिए 2 बाई कॉल और 2 सेल कॉल रखा है। वो बाई कॉल में सन फार्मा है। सन फार्मा जो कि कल छोटी मूविंग एवरेजेस में गोल्डन क्रॉसओवर दिखाई दिया है और ये 50 डे 89 डे ये मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है, तो लगता है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। मेरा 676 का स्टॉप लॉस है। 695 और 699 ये दोनों टारगेट मान के सन फार्मा में बाई रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरी स्टॉक है कैपिटल फर्स्ट, जो कि मेरे ख्याल से ये HDFC बैंक और ग्रुप फाइनेंस को अगर छोड़ देंगे तो दिस इज आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल कंपनीज इन आवर स्टॉक मार्केट। ये लंबी अवधि के लिए भी आप ले सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी अभी कल जो ब्रेकआउट दिया है उसके चलते लगता है कि अच्छी प्रदर्शन दिखाएगा। 803 और 810 की टारगेट है। 784 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट लेकिन 840 का है। ओके, ये है राय आपके लिए खरीदारी करने के लिए सन फार्मा और कैपिटल फर्स्ट। लेकिन 2 शॉर्ट कॉल भी हैं, बताएंगे रजत सर के वो थोड़े से देर में, और साथ ही आशीष जी की भी बेहतरीन पिक्स है वो भी आपको बताने वाले हैं। उससे पहले लेंगे एक ब्रेक और इस ब्रेक के उस पार शुरू होगा बाजार का भरपूर एक्शन। इन्फोसिस के नतीजों की भी तैयारी, और साथ ही बताएंगे प्री ओपनिंग सेशन रुपए की शुरुआत, स्टॉक 2020 का अपडेट, और 9:15 से पूरा का पूरा एक्शन बाजारों की तैयारी खुलने की इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला सौदा में बने रहिएगा हमारे साथ। आज आएंगे आईटी दिग्गज इन्फोसिस के नतीजे। ग्रोथ को लेकर कंपनी से कैसी है उम्मीदें? क्या रुपए की मजबूती से बढ़ रही है चिंताएं? यूएस में वीजा को लेकर कितनी है मुश्किलें? इन्फोसिस के नतीजों के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज पर। चलिए, और इन्फी के नतीजे अब कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। इन्फोसिस इस बार 9 बजे का समय था और लगता है समय से कुछ मिनटों पहले आने के मूड में है इन्फोसिस के नतीजे, और इसी पर आज बाजार की निगाहें टिकी रहेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इन्फोसिस का नंबर, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी उनकी कमेंट्री, बॉडी लैंग्वेज। प्रकाश दीवान साहब 3,562 करोड़ रुपए ये स्टैंड अलोन मुनाफे का आंकड़ा, पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। 3,562 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा चौथी तिमाही के प्रॉफिट का 3,570 का हमारा अनुमान था। तो कह सकते हैं कि मुनाफे का आंकड़ा जो पहला आंकड़ा आया वो उम्मीद के मुताबिक एग्जैक्टली स्टैंड अलोन नंबर ये आया है। ये स्टैंड अलोन नंबर है, इसकी महत्वता ज्यादा नहीं है, देखना होगा कंसोलिडेटेड आंकड़ा क्या निकल कर आता है, और उसके ऊपर बाजार सबसे ज्यादा विश्वास करेगा और उसी के ऊपर रिएक्शन देगा। तो एक बार देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड नंबर क्या निकल कर आता है और गाइडेंस क्या निकल कर आती है। और गाइडेंस मीट करें तो अच्छा, और आगे की गाइडेंस दें तो और भी अच्छा, उसके ऊपर निगाहें टिकी रहेंगी। तो 6.5 से 8.5% ये है गाइडेंस। वित्त वर्ष 2018 के लिए गाइडेंस की रेंज आ चुकी है 6.5 से 8.5%। 7 से 9% का हमारा अंदाजा था, तो जो अंदाजा था उससे रेंज आधा % नीचे। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा नेगेटिव कहा जा सकता है। गाइडेंस पर ही एक राय ले ली जाए भसीन साहब से। भसीन साहब बताइए, 6.5 से 8.5% गाइडेंस, थोड़े निराश हैं आप? नहीं, वो तो रियलिज्म है, उनको पता है और आपको भी पता है, मेरे को भी, कि बाकियों के पास तो शायद गाइडेंस होगी, ग्रोथ ही नहीं होगी। तो 6.5 से 8.5 आई वुड सी इज अ कंजर्वेटिव बट रीजनेबल एस्टिमेट जो ग्राउंड रियलिटी पे है। चलिए, एबिटा के मार्जिन कंसोलिडेटेड बेसिस के आते हुए, और देखिए वो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ही कहेंगे। 24.8% के मुकाबले देखिए 24.6% आए हैं। FY18 एबिट मार्जिन की जो गाइडेंस है वो भी आपके सामने रखते हैं। अब 23 से 25% की गाइडेंस की उम्मीद की जा रही है। तो एक बात तो अच्छी है, जो लोग सोच रहे थे कि गाइडेंस नहीं देंगे, FY18 की गाइडेंस तो आ चुकी है। तो एक बार देखना होगा डॉलर रेवेन्यू की गाइडेंस क्या निकल कर आती है। चलिए, आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएनबीसी आवाज के रिसर्च हेड, जो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इन नंबर्स को। आशीष, जो अब तक आंकड़े आए हैं वो कैसे लग रहे हैं? 3 नंबर्स आपने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट तो हम फोकस करेंगे गाइडेंस पे FY18 की। हाँ, उम्मीद से हमारी थोड़ा सा धक्का है 50 बेसिस पॉइंट्स का अपर एंड और लोअर एंड पे,
पर ध्यान रखें, मैं कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रही थी कि इन्फोसिस इस बार काफी कंजर्वेटिव होगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY17 में इनको अपनी 3 बार गाइडेंस को रिविजिट करना पड़ता, रिवाइज करना पड़ा था, इसलिए मान के चला जा रहा था कि साल की शुरुआत में बहुत कंजर्वेटिवली शायद गाइड करते हुए नजर आए। तो मेरे ख्याल से गाइडेंस का आंकड़ा कोई चिंता की बात नहीं है और हमारी उम्मीद के आसपास ही है, बल्कि CLSA की एक्सपेक्टेशन ध्यान रखें 6 से 8% के आसपास के गाइड HSBC की, माफ कीजिएगा, एक्सपेक्टेशंस थी। दूसरा आंकड़ा है Q4 के मार्जिन का। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 30 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव आएगा तिमाही दर तिमाही, क्योंकि रुपया मजबूत हुआ है तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलने वाला था। 30 की जगह 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंपैक्ट है, तो हां, उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट मार्जिन पे नजर आ रहा है। और तीसरा आंकड़ा आपने जो कहा गाइडेंस का अगले साल का, उसमें मार्जिन जो बैंड नजर आता है इन्फोसिस को, ये एक दिक्कत की बात। अब तक 24 से 26% मार्जिन की गाइडेंस मीडियम टर्म की रेंज कंपनी कह रही थी, अब उसे स्लिप करके 23 से 25% कर दिया गया है। क्या दिक्कतें होंगी? एक तो कंटिन्यूड प्राइसिंग पे प्रेशर आईटी कंपनीज के, और दूसरा रुपया अप्रिशिएट हो रहा है। एक मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही है वो बता दी जाए। एक तो कंपनी ने पे आउट पॉलिसी बताई है, फ्री कैश फ्लो का 50% के बजाय अब 70% तक वो पे आउट करेंगे। दूसरा 13,000 करोड़ रुपए कंपनी ने रखे हैं बायबैक और डिविडेंड के लिए। ये 2 बड़े आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, तो इस पर एक बार प्रकाश जी की राय ले ली जाए। प्रकाश जी, पे आउट रेशो बढ़ा रहे हैं, डिविडेंड और बायबैक का जो सुनना चाहता था बाजार, 13,000 करोड़ रुपए का अमाउंट वो साइड में रख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया नंबर है, बहुत बढ़िया। 13,000 करोड़ इज अ वेरी गुड नंबर। अब वो बोर्ड मीटिंग नहीं हुई इसलिए अनाउंस नहीं हो पाएगा स्पेसिफिक्स, बट आई एम श्योर दे विल डू इट। और ये पे आउट रेशो से एक अश्योरेंस ये हो जाता है कि अगर कोई एक्विजिशन नहीं है तो ये कैश जो है हम कमाएंगे और आपको देंगे, तो आप निराश नहीं होइए। या बिल्कुल जो एग्जैक्टली नहीं, सारी स्टेक होल्डर्स के लिए जिनको कैश लेके कहीं और यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा, आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव। सबसे महत्व का अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से स्ट्रीट इसी को तवज्जो देगा। और एक डिविडेंड इन्होंने ऐलान किया है 15 रुपए प्रति शेयर का। तो भसीन साहब, अब तक तो कोई खराब खबर दिख नहीं रही है, बल्कि अच्छी खबरों की झड़ी लग गई है। ये बताइए, आपने अब तक के आए हुए नंबर्स को किस तरह से रीड किया? नहीं, इनमें सबसे बड़ा नेगेटिव तो 23% की मार्जिन है। एबिटा मार्जिन अगर 23% तक जा सकता है तो दैट विल बी अ बिग नेगेटिव, ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट डाउन है। और उसके लिए ये लेके चलिए कि अभी रुपए की वीकनेस तो इस क्वार्टर से स्टार्ट हुई है, रुपए की स्ट्रेंथ। तो आई वुड से कि कैश इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड फॉर बाय आउट्स, और ये बायबैक का इज अ टेम्परेरी रिप्रीव। तो ये तो इट्स जस्ट अ कंफर्ट जो आपने थोड़ा सा दे दिया है। फॉर मी, वी विल हैव टू सी व्हाट द गाइडेंस गोइंग अहेड एंड द मैनेजमेंट कमेंट्री इज, लेकिन अभी के लिए इट्स अ न्यूट्रल रेटिंग। ये मुनाफा जो कंसोलिडेटेड का नंबर हम इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। 3,570 करोड़ रुपए का अनुमान था, 3,603 करोड़ रुपए का आया है। तो अनुमान से थोड़ा सा बेटर कंसोलिडेटेड मुनाफा भी पेश किया है। आशीष, अब समअप करिए, सारे नंबर्स कैसे लग रहे हैं? तीसरे नंबर जिस पे बात नहीं हुई थी, आप लोग कह रहे थे वो 13,000 करोड़ रुपए आवंटन करेगी बायबैक या डिविडेंड के जरिए। कैपिटल एलोकेशन हाँ फोकस में था इस बार, और नहीं सुनते कुछ तो स्ट्रीट को एक धक्का लगता, मायूसी होती। अब 13,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा, $2 बिलियन के आसपास के बायबैक की एंटिसिपेशन थी तमाम ब्रोकरेजेस की। तो जो कैपिटल एलोकेशन आ रहा है बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक है। 13,000 करोड़ रुपए $2 बिलियन के आसपास का अमाउंट होता है। डिविडेंड पे आउट की जो आप लोग बात कर रहे थे, FY13 से FY16 के बीच में लगातार इस कंपनी ने अपना डिविडेंड पे आउट वैसे ही बढ़ाया थे एक्सेस कैश को डिसबर्स करने के लिए, तो उसी कड़ी में अब ये इंक्रीमेंट है। हाँ, इस बार उछाल ज्यादा है, 50 से 70% के आसपास डिविडेंड पे आउट बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन ये पिछले 4 सालों का ट्रेंड है, इसमें कोई बड़ी मार्क चेंज पॉलिसी में नहीं है। हर साल हमने देखा डिविडेंड पे आउट पिछले 4 सालों में इस कंपनी का बढ़ा है। और बायबैक अब वो कितना आवंटन होगा, कितना करेंगे, अब 13,000 में डिविडेंड पे आउट में चला जाएगा तो बचेगा कितना बायबैक के लिए, क्योंकि $2 बिलियन बायबैक की एक्सपेक्टेशन थी, ध्यान रखें। टीसीएस केस में 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक था, $2.25 से $2.5 बिलियन का। कॉग्निजेंट ने $3 बिलियन अगले 2 सालों में आवंटन की बात ऑलरेडी कर दी है, तो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं। अच्छी बात यह कि कोई धक्का नहीं लगा है जिसका बाजार को बड़ा डर लग रहा था इस बार। आप बेसिकली मिले जुले कह सकते हैं नंबर्स के लिहाज से और गाइडेंस के लिहाज से भी। ऐसा तो नहीं कि गाइडेंस कोई बेहतर करके दिया हो, आधा % रेंज से नीचे दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये जरूर है कि बायबैक आ जाने से गाइडेंस जो कमजोर हुआ वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। प्रॉफिट का आंकड़ा ठीक आ गया तो मार्जिन जो थोड़े से उम्मीद से 20 बेसिस पॉइंट कम आए वो एडजस्ट हो जाएंगे, तो कुछ अच्छा कुछ खराब वैसा है। तो अब इसके दम पर क्या इन्फोसिस बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाना चाहिए, कैसा खुलना चाहिए? भसीन साहब, आपका क्या अंदाजा है? नहीं, यही रेंज रहेगी 950 से 1,050,
किसी दिन रुपया वीक हुआ तो बढ़ सकता है, किसी दिन रुपया स्ट्रांग हुआ तो घट सकता है। हमें नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा चाल है। तो 9,300 पे जो नया इंडेक्स है, इन्फोसिस इज मेकिंग न्यू लोज, तो आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ वेरी ओवर ओनरशिप है इस क्षेत्र में, इस स्टॉक में। फॉर अस इट्स न्यूट्रल रेटिंग। जी ये बताइए, एफएनओ डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इन्फोसिस किस रेंज में ट्रेड करना चाहिए आज? अनिल, मुझे भी लगता है कि रेंज बाउंड ही रहना चाहिए, कोई बड़ा मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। 920, 910 नीचे में और ऊपर में 1030, 1040 ये रेंज रहने की। ये तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी रेंज है, थोड़ी छोटी बताओ। पर अनिल खुलने के बाद मौका नहीं मिलेगा ना, जो भी खुल गया उसके बाद रेंज बाउंड रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि खुलने के बाद कोई बड़ा मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर में देखना। राइट, तो चलिए देख लेते हैं। प्री ओपनिंग सेशन की हो चुकी है शुरुआत। 200 अंक ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है, निफ्टी दिख रहा है 32 अंक नीचे, इन्फोसिस 10% नीचे दिख रहा है पहली टिक पर, लीवर 9% नीचे और जी 2% नीचे। देखते हैं किन लेवल्स पर ये सारे स्टॉक सेटल होते हैं। लेकिन बॉश 2.5% नीचे, भारतीय इंफ्राटेल 2% नीचे। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं। पॉजिटिव साइड पर रुपए की करते हैं शुरुआत, 64 रुपए 68 पैसे, 18 पैसे की कमजोरी के साथ। कल हमने करेंसी मार्केट की क्लोजिंग होती हुई देखी थी। आज डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है तो रुपए में थोड़ी रिकवरी के आसार तो बनते हैं। देखते हैं रिकवरी होती है या नहीं होती, कितनी होती है वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो रुपए की शुरुआत करते हैं और देखते हैं करेंसी मार्केट में इस वक्त क्या रुझान आता हुआ दिखा है, वो आपके सामने लेकर आएंगे हम करेंसी मार्केट का अपडेट भी। लेकिन इस बीच शांत शुरुआत के संकेत आप यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन में देख सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी से। और इन्फोसिस अब मैच 0.5% नीचे दिख रहा है। तो कुल मिलाकर वेट एंड वॉच वाले मूड में लग रहे हैं लोग। रुपए की हम फटाफट एक बार आपको प्राइस दिखा दें, करेंसी मार्केट के लेवल्स पर खुले और करेंसी मार्केट के लेवल्स थोड़ी देर में शायद आते हुए दिखेंगे। मजबूत शुरुआत होती दिख रही है रुपए की, पॉजिटिव शुरुआत जहाँ 27 पैसे मजबूती, 0.5%, ये तो बहुत अच्छा संकेत है आज की शुरुआत के लिए। तो फिर ऐसे में एसजीएक्स निफ्टी जो इतना कमजोर दिख रहा था शायद उतने कमजोर नहीं खुलेंगे, थोड़ी रिकवर और अगर हरे निशान में भी खुल जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब इन्फोसिस के नंबर्स, गाइडेंस और उसके बाद रुपए की मजबूती, तो फैक्टर्स बदलते नजर आ रहे हैं। साहब जो कह रहे हैं कि उनको जो वहां पे डॉलर है वो मजबूत नहीं चाहिए, कमजोर चाहिए, और रुपया देखिए यहाँ पर मजबूत होता हुआ, मतलब ये अभी सेटल होना बाकी है इन्फोसिस का शेयर। लेकिन इन्फोसिस का शेयर में बहुत बड़ी गिरावट के साथ ओपनिंग नहीं होगी। शुरुआत में जरूर 10% के नीचे के टिक्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब देखिए ये शेयर सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बताइए, अभी तो सेटल होना बाकी है। दीवान साहब, अगर एक ट्रेड लेना हो इन्फोसिस में तो आज किस तरफ लेंगे सेटल होने के बाद? आज तो लॉन्ग साइड पे लूंगा, तेजी करेंगे ना। उसका रीजन है कि इतने सारे ज्यादा शॉर्ट्स इसमें बने हुए जो थे, और कल भी हमने देखा, कल या परसों जब एक थोड़ा सा बाउंस बैक आया तो इन्फोसिस ने पार्टिसिपेट डेफिनेटली किया था। तो जहां भी थोड़े से शॉर्ट एक्सटिंग्विश होते हैं, शॉर्ट कवरिंग, अच्छा इन आंकड़ों में कोई मायूसी नहीं है, तो शॉर्ट को सस्टेन करने का कोई कारण ऐसा नहीं दिख रहा है, शॉर्ट और डीप होंगे ये भी नहीं दिख रहा। लेकिन ऊपर के लेवल्स पे अगेन लोग डिसअपॉइंट होके जो बेचने आ जाते हैं वो कैश सेगमेंट में आएंगे। तो फ्यूचर्स की एक्टिविटी लॉन्ग साइड में रहेगी और फाइनली एग्जिट्स जो है, प्रॉफिट बुकिंग टाइप जो है 1000 के आसपास जो भी लेवल लोगों को लगता है स्ट्रेच्ड है। और ये नंबर्स पे जो अनिल जी बता रहे थे, जिन्होंने मिक्स मिला जुला रुझान है, इसको इंटरप्रेट करना हो तो एक सिंपल चीज है, FY17 के आंकड़े जब इन्होंने गाइडेंस दी थी तो थोड़ा सा ओवर कमिट कर दिया था। इस बार इन्होंने अंडर कमिट ओवर डिलीवर करके स्ट्रैटेजी करी है, तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मानी जाएगी आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ एनालिसिस। इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज है कि 6.5 से 8.5% का गाइडेंस भले बहुत बुरा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप वेटेज किसी एक एफआई को देते हैं सबसे ज्यादा तो वो सीएलएस है, और उन्होंने 8 से 10% का गाइडेंस दिया है। ये तो सारा 6 से 8%, 7 से 9% की जो रेंज आ रही थी वो सबकी मिला के आ रही थी। तो अगर सीएलएस की 8 से 10% की गाइडेंस की रेंज है और हाई रेंज 8.5% है, तो थोड़ा सा हाँ ये जरूर है कि डिविडेंड और बायबैक को का जो आंकड़ा है वो गाइडेंस को शायद थोड़ा न्यूट्रल कर दे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बेरिश भी होने की जरूरत नहीं है। तो इन्फोसिस कोई बड़े कमाल कर देगा या बड़ी गिरावट दिखा देगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। तो अल्टीमेटली एफआईस के भी जो रेंज है उनमें मैक्वायरी और सीएलएस में बड़ा फर्क है, ये जरूर ध्यान में रखें। तो 6.5 से 8.5% जो रेंज आई है गाइडेंस की, वो सीएलएस की जो गाइडेंस की रेंज है उससे काफी नीचे, ये मानकर चलिए। चलिए इन्फोसिस से आगे बढ़ते हैं
अब और जो स्टॉक्स हैं उन पर फोकस किया जाए। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष जी से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स ले लें। आशीष जी बताइए चारों स्टॉक कौन से आज आपके? गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले मेरा लॉन्ग पिक होगा आईजीएल के अंदर में, इंद्रप्रस्थ गैस के अंदर, जहां पर एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन लास्ट 1-2 हफ्ते में देखने को मिला और इस ड्यूरेशन में हमने देखा ओपन इंटरेस्ट में बहुत ही अच्छा एक इजाफा देखने को मिला। लास्ट 2 दिनों में हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी स्टॉक के अंदर देखी, तो मुझे लगता है अब ये स्टॉक एक अच्छी अपसाइड दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1015 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 1100 तक के टारगेट्स आने वाले 3 से 4 दिनों में आईजीएल में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक हमारी पीएसयू बैंकिंग बास्केट के अंदर में कैनरा बैंक के अंदर में होगी, जहां पर एक अच्छा बिल्डअप पोजीशंस में हमें देखने को मिला है। लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 304 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 326 तक के टारगेट्स कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तीसरी पिक हमारी होगी सुजलॉन के अंदर में, जहां पर एक मेजर ब्रेकआउट 19 रुपए 50 पैसे के ऊपर हमें देखने को मिला और स्टॉक अब F&O के अंदर में आ चुका है, तो वहां पे भी हम अच्छा खासा बिल्डअप पोजीशंस में देख रहे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में 1860 का एक स्टॉप लॉस रख के थोड़ा पोजिशनल व्यू से अगर से टारगेट लेते हैं तो 24 से 25 तक के टारगेट्स सुजलॉन के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। और एक पिक जो हमने कैश सेगमेंट में चुनी है वो है एलेम्बिक के अंदर, एलेम्बिक लिमिटेड के अंदर, जहां पर कल हमने देखा लास्ट 2-3 दिनों में बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम्स देखने को मिले, डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हुए। तो इस स्टॉक में मुझे लगता है 15 से 20% की बढ़त शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 42 का एक स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 55 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये हैं वो स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। रजत जी, आपने कहा था सन फार्मा खरीद लीजिए। कल 75 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी इसमें देखने को मिली और आज सारे फार्मा शेयर देखिए CLSA ने भी जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके चलते मजबूत खुलने की तैयारी कर रहे हैं। आपके 2 पिक्स अभी और बाकी हैं। कैपिटल फर्स्ट भी आपने कहा खरीदारी करिए। 2 और स्टॉक्स बताइए जहां पर आप बुलिश या बेरिश हैं। बाकी 2 स्टॉक जो है उसमें मैं बेरिश हूं और हिंदुस्तान जिंक है उसमें, जो कि कल के दिन कुछ वॉल्यूम के संग थोड़ी सी नीचे जाने की तैयारी किया है और लगता है कि और भी नीचे जाएगा। 279 to 275 ये दोनों मेरा टारगेट है और 288 रुपया 50 पैसा का स्टॉप लॉस है। और देवान हाउसिंग ये तो बहुत अच्छी अपट्रेंड में है, इंटरमीडिएट अपट्रेंड में कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आज के दिन थोड़ी सी वीकनेस दिखा सकता है। 392 रुपया 50 पैसा का स्टॉप लॉस से 384 और 380 ये दोनों टारगेट मान के इंट्राडे शॉर्ट कॉल दे रहा हूं दीवान हाउसिंग के, क्योंकि कल की इसकी चाल जो था वो बता रहा है कि इमीडिएट टर्म में ये थोड़ी सी नीचे की लेवल पे जाके कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल बाय ऑन डिप्स फॉर एन इंटरमीडिएट ट्रेंड और अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर दीवान हाउसिंग अच्छा लगता है। तो ये है स्टॉक्स आपके लिए शॉर्ट साइड पर दीवान हाउसिंग फाइनेंस का अच्छी तेजी के बाद अब एक के बाद एक, जैसे पहले भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में कमजोरी हुई, अब दीवान हाउसिंग फाइनेंस में भी हो सकती है। मेटल्स थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं। वागले साहब ने टिस्को चुना शॉर्ट करने के लिए, हिंदुस्तान जिंक चुना है यहाँ पर रजत जी ने, तो ये स्टॉक भी नजर में रखिएगा। चलिए एक और स्पेस जिस पर राय ली जाए, पावर स्टॉक्स जहां पर कमजोरी के साथ आज फिर से शुरुआत होने के आसार दिख रहे हैं। मजबूत बाजार में भी टाटा पावर, अदानी पावर, ये तमाम शेयर कमजोर खुलेंगे। इनमें से अगर कोई शॉर्ट करना हो वायदा कारोबार में, आशीष जी आपकी क्या पसंद होगी? या तो अदानी ग्रुप के शेयरों में बता दें या पावर शेयरों में बता दें, आप किसे शॉर्ट करेंगे? अनिल जी, इसमें 2 अलग अलग स्पेस है, तो इसमें अगर से अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पावर ये देखें तो मुझे लगता है इनके अंदर में थोड़ी वीकनेस जो है वो बनी रहेगी, खासतौर पे अडानी पावर जिसके अंदर में जबरदस्त बिल्डअप शॉर्ट साइड पे हुआ है। तो यहाँ मुझे लगता है कि 31 से 30 के टारगेट्स जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 34, 80, 35 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। बट सेम टाइम पे मुझे लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जैसे कि PFC, पावर ग्रिड, REC और साथ ही साथ NHPC, इन स्टॉक्स पे जैसे हमने पहले भी कई बार कहा कि ये तेजी में, और वहां मुझे लगता है कि ट्रेंड बना हुआ, तो एक पेयर ट्रेड यहां पे लिया जा सकता है जिसके अंदर में लॉन्ग PFC या लॉन्ग NHPC का ट्रेड रख सकते हैं और शॉर्ट में अडानी पावर को शॉर्ट किया जा सकता है। जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और PFC REC पर आप काफी समय से बुलिश भी हैं। PTC इंडिया फाइनेंशियल्स में भी क्या तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये भी उसी का एक सब्सिडरी है PTC इंडिया की, यहाँ भी रैली बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सभी जगह पे आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। PTC में भी पर्टिकुलरली मुझे लगता है कम से कम 104, 105 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इसी स्पेस में मुझे लगता है NHPC में एक बहुत ही स्ट्रांग बिल्डअप पोजीशंस में हमें देखने को मिला है, तो मुझे लगता है अभी 32 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहां से आप अगर से एक से ₹1.25 का एक स्टॉप लॉस रखते हैं तो ऊपर में मुझे लगता है 37, 38 तक के टारगेट्स NHPC में भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो NHPC में यहां से भी
थोड़ी और तेजी बन सकती है। तेजी बनती दिख रही कुछ फार्मा शेयर में। एक स्टॉक जो कल काफी मजबूती के साथ बंद हुआ, सन फार्मा, आज CLSA की रिपोर्ट भी है इस स्टॉक पर। वागले साहब, इसके चार्ट्स देखिए, खरीदेंगे आप? रजत ने इसमें बाय दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा। रजत जी ने दिया, राइट। मेरा भी व्यू बुलिश ही है, पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं, तो सम मोर ट्रेडिंग अपसाइड बिल्कुल अराउंड 700 710 तक जा सकता है। आपकी एक शेयर पर खरीदारी करने की राय थी 40 रुपए पर, तमिलनाडु पेट्रो पर। और देखिए, कल CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के ऊपर मोहर लगती हुई फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। ये बताइए, आज 60 रुपए के आसपास आए तो मुनाफा फिर वसूल ले क्या? आज प्री ओपनिंग ट्रेड में 8% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ, जब से बोला है आपने भागी रहा है, सर्किट भी लग गया एक दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है हेमंत, पिछले 4 दिन में करेक्टिव मूव भी आई, लोगों को चांस भी मिला। 40 से क्या तेजी बनी है इसमें? जी बिल्कुल, आई थिंक अराउंड 58 to 60 एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 60 के आसपास। ओके, तो ये राय है आपके लिए। और इस वक्त काफी हद तक बाजार एकदम शांत शुरुआत का संकेत दे रहा है। 6 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी सिर्फ 1 अंक नीचे है, SGX इतना कमजोर था। और इन्फोसिस देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल वैसा ही मामला जो हम कह रहे हैं कि न रिजल्ट अच्छे न खराब है, और प्री ओपनिंग सेशन में बाजार का मैंडेट वही है। इन्फोसिस एग्जैक्टली कल ही की प्राइस पर खुला है, वही 970 है, न ऊपर न नीचे। तो खुलने के बाद अब देखना होगा कि किसके ऑर्डर्स भारी पड़ते हैं प्रकाश जी, CLSA के सेल ऑर्डर भारी पड़ते हैं या बाकी सब लोगों के बाय ऑर्डर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आज का सेशन बड़ा रस्साकशी वाला होने वाला है इन्फोसिस, राइट? ट्रेडर्स डिलाइट, ट्रेडर्स डिलाइट। तो देखते हैं कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे रिजल्ट, कुछ को कमजोर लगेंगे। FIs की रिपोर्ट्स किस तरह से आती है। अच्छा, एक स्टॉक जो बड़ा बेहतरीन नजर आ रहा है, HDFC बैंक और मेरिल की रिपोर्ट आई है, 1600 से 1800 का टारगेट। बसीन साहब हमारे साथ हैं। बसीन साहब, क्या कहेंगे, HDFC बैंक में FD कराई जाए या उसका शेयर खरीदा जाए? नहीं, फुली प्राइस्ड है, इससे ज्यादा 4 टाइम प्राइस टू बुक। अब RBL बैंक भी वहां हो गया है, तो एक स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पे जा रहे हैं। यू आर गिविंग बाय कॉल्स बिकॉज ये प्रीमियम बैंक्स हैं, दे हैव बीन आउट परफॉर्मर्स, बट वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन छोटे निवेश वाले के लिए आउट ऑफ सिंक है। हम अभी भी सोचते हैं कुछ PSU बैंक, स्टेट बैंक ज्यादा आपको रिटर्न दे सकता है, तो आई वुड बी मोर बुलिश ऑन स्टेट बैंक, करूर वैश्य एंड इंडसइंड बैंक, जो हमारे को प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। फॉर अस HDFC इज एन आउट परफॉर्मर, बट इस भाव पे वैल्यूएशन जस्टिफाई करना अनिल थोड़ा मुश्किल है। ओके, चलिए, तो ये रहा HDFC बैंक पर। लेकिन आप देखिए कौन से और वो छोटे मझौले शेयर हैं जहां पर आज कमाल देखने को मिलेगा। ऑयल कंट्री ट्रिब्यूलर 9% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ, डॉल्फिन ऑफशोर में 1-2% की तेजी होगी। तो ऑफशोर कंपनियां, HOEC पर भी नजर रखिएगा। दीवान साहब को स्पेस में ये कंपनी सबसे अच्छी लगती है। जिस तरह से अगर L1 ऑर्डर्स में कोई फॉरेन कंपनी को ऑर्डर मिलने तय हो गया होगा, लेकिन अगर घरेलू कंपनी का ऑर्डर उससे 10% नीचे भी होगा तो उसी को ऑर्डर्स दिए जाएंगे। तो घरेलू ऑफशोर कंपनियों के लिए बड़ी अच्छी खबर कल कैबिनेट के बैठक में से निकल कर आई। तो इन कंपनियों पर नजर रखिए। रेलवे शेयर फोकस में रहेंगे। जेट, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सेक्टर आज फोकस में फिर से रहने वाला है। एक तरफ तो कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इन शेयरों में बड़ी गिरावट आ नहीं रही है। दीवान साहब, ये बताइए, उड़ान जो सरकार की रीजनल पॉलिसी है, उसके ऊपर आज एक बैठक भी होने वाली है कंपनियों के साथ और सरकार के साथ। क्या व्यू बन रहा है एविएशन शेयरों पर? मुनाफा यहाँ पर भी वसूल लें या फिर और तेजी बन सकती है आगे चलकर? आई थिंक इसमें तो मोमेंटम जारी रहेगा, क्योंकि न्यूज फ्लो पॉजिटिव है। आप पीक सीजन की तरफ वो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अनिल जी ने पहले कह दिया डॉलर इतना सस्ता हो गया, कॉक्स एंड किंग्स और ये सब टॉमस को ने इतने अच्छे ऑफर दिए, तो घूमना फिरना तो बना ही रहेगा। सैर सपाटा तो होगा ही होगा, और मई जून में तो सबसे ज्यादा होगा। तो और आप प्राइसिंग देखिए इनकी, इन्होंने पिछले 6 महीने में जो स्पाइस की खास करके अगर बात करें, जो बहुत डिस्काउंट देने के लिए माहिर है, उन्होंने पिछले जनवरी से देखिए 3-4 महीने में कोई डिस्काउंट स्कीम लॉन्च नहीं की है। ठीक बात है। तो दैट शोज ऑक्यूपेंसी यूटिलाइजेशन लेवल्स अच्छे हैं, डिमांड है, और फ्यूल की कॉस्ट अब ज्यादातर हेज्ड होती है, तो इतना कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है उसमें जो पहले होती थी। तो आई थिंक मोमेंटम तो जारी रहेगा। किसमें लेना ये थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करके देखना पड़ेगा। स्पाइस BSE लिस्टेड है, इस वजह से इंस्टीट्यूशनल प्ले थोड़ा कम रहता है लिक्विडिटी के हिसाब से, बट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक इट्स स्टिल वेरी गुड ऑप्शन। ओके, और एक डॉच बैंक की रिपोर्ट आई थी आज रिलायंस कम्युनिकेशन पर, उन्होंने 30 रुपए के टारगेट देते, ये स्टॉक भी कमजोर है, 1.25% नीचे खुलने के संकेत देता हुआ 36 रुपए के आसपास के लेवल। टाटा पावर में 1%
2% की कमजोरी, अदानी पावर 2.25% कमजोर है। ये कुछ एक स्टॉक्स जो हैं कमजोर रिपोर्ट्स के दम पर। और वहीं मजबूती के लिहाज से देखें तो साफ तौर पर जिंदाल ड्रिलिंग एक और स्टॉक है जी 4% मजबूत दिख रहा है। नेटवर्क 18 नीचे स्टॉक पर नजर रखिए, ये भी 4% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो कहा कुछ स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स से कोई खास रुझान नहीं दिखा रहे हैं। टीटागढ़ 2% ऊपर है, टेक्स रेल 1% ऊपर है। तो ये थोड़े बहुत शेयर जो प्रकाश जी ने कहा कि भाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो वो रुझान साफ तौर पर नजर आ रहा है इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में आपको इन तमाम शेयरों पर। भारतीय इंफ्राटेल मजबूत दिख रहा है, आज फिर से मजबूती के साथ खुलेगा 1%। और सन फार्मा 5% मजबूत। बॉश के लिए कल अच्छा सेशन था, आज फिर से आधा % मजबूत खुलने के संकेत। तो आज जो सहारा मिलेगा डिफेंसिव स्टॉक से मिलेगा, क्योंकि सन, लुपिन, डॉक्टर ये शेयर हैं जो मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। कुछ खरीदारी सेलेक्टिवली थोड़ी बहुत आपको शायद आईटी शेयरों में नजर आए। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। और प्री ओपनिंग सेशन में संकेत एकदम साफ तौर पे शांत ओपनिंग के, न ऊपर न नीचे। चारों इंडेक्स सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी एकदम कल के लेवल के आसपास खुलते हुए। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती थी सेंसेक्स और निफ्टी पर 6 अंक नीचे सेंसेक्स और 8 अंक नीचे निफ्टी ने की है आज की पारी की शुरुआत। और बैंक निफ्टी 25 अंक नीचे खुलता हुआ। 9,200 के नीचे शुरुआत हुई है निफ्टी की 9 अंकों के नुकसान के साथ। ये है आपके लिए इस वक्त। और इन्फोसिस आपके सामने रखते हैं। इन्फोसिस 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है आज निफ्टी में टॉप गेनर। और पूरा सहारा निफ्टी को जो मिलता दिख रहा है वो इन्फोसिस से ही आता हुआ आपको नजर आएगा। 2% की मजबूती। सन फार्मा 5% मजबूत, सिप्ला आधा % मजबूत है। और वहीं टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में, टीसीएस जैसे शेयरों में आधा % के आसपास की तेजी है। टाटा पावर और अदानी पोर्ट 1% कमजोर। हिंडाल्को और टाटा स्टील में भी 1% का नुकसान। तो मेटल शेयरों से दबाव बनता हुआ आपको नजर आएगा। आइए वायदा कारोबार की तरफ। यहां पर भी अगर आप देखें तो मेटल शेयर ही प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, लेकिन बाकी शेयरों में इतनी कमजोरी के साथ इनफैक्ट आप देखिए हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में अब निचले स्तरों से रिकवरी होती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो कमजोरी उतनी ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट एसडीएक्स निफ्टी के मुकाबले में हम काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। ये संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एकदम शांत शुरुआत होती हुई दिखी है। डिफेंसिव शेयरों ने मदद की है आज। फार्मा और आईटी शेयरों से बाजार में थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। हालांकि निफ्टी 9,200 के नीचे है शुरुआती कारोबार में। चलिए, तो इन्फोसिस मजबूती की तरफ बढ़ा और उसके बाद ऊपर से फिर फिसला। तो वॉलेटाइल हो रहा है, इन्फोसिस को सेटल होने देते हैं। लेकिन एक शेयर जहां पर हर रोज गिरावट देखने को मिल रही है वो है अडानी पावर। 20 रुपए के टारगेट मैक्वायरी और 25 रुपए के टारगेट सिटी ने दिए हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट का कमाल, अब 4% गिर चुका है। 15% परसों गिरा, कल 9% की गिरावट और आज खुलते ही 4% फिसला है। तो ये है वो स्टॉक जो हर रोज गिर रहा है। अडानी पावर के साथ साथ दूसरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। अडानी पोर्ट्स भी आज थोड़ा सा गिरावट में इसलिए है क्योंकि चर्चा चल रही है कि पोर्ट्स में कुछ हिस्सेदारी बेच सकते हैं प्रमोटर्स अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइज को बचाने के लिए। अडानी एंटरप्राइज भी देखिए आज ठंडा कारोबार करता हुआ आधे % की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में जब नर्वसनेस हो तो मेटल शेयर कमजोर होते हैं। सेल, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये पूरा का पूरा पैक देखिए कमजोरी की तरफ आज इशारा कर रहा है और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऑफशोर कंपनियां, ऑयल कंट्री देखिए 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ। डॉल्फिन ऑफशोर 3% की मजबूती। एल्फा जियो 2% मजबूत। एचओईसी 2% मजबूत। तो सरकार ने जो कल बड़े फैसले लिए कैबिनेट ने, उसका फायदा इस सेक्टर को मिलता हुआ। टीटागढ़ वैगन जैसे स्टॉक्स और स्टोन इंडिया पर नजर रखिए। स्टोन इंडिया में 6% की 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है और टीटागढ़ वैगन भी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। एमटीएनएल जैसी सरकारी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। लेकिन कमजोरी के साथ तो आज अडानी ग्रुप ही ट्रेड करता हुआ साफ तौर पर। अडानी ट्रांसमिशन भी देखिए 2% नीचे। बिल्कुल, तो ये है स्टॉक सेक्शन में। मेटल शेयरों में थोड़ी कमजोरी है। हिंडाल्को आप देखिए 1.5% नीचे, टाटा स्टील 1% नीचे, यहाँ पर थोड़ा नुकसान दिख रहा है। स्टील अथॉरिटी नीचे है और अब कुछ आईटी स्टॉक फिसलने लगे हैं। टीसीएस आधा % नीचे है। एक्सेल टेक आधा % नीचे। तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव आता हुआ दिखा है। मुझे लगता है जो गाइडेंस कम किया है इन्फोसिस ने उसका असर दूसरे स्टॉक्स पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये एक संकेत साफ है। इसके अलावा जेएसपीएल ये कमजोर है। रिलायंस डिफेंस कल की कमजोरी को आगे बढ़ा रहा है। कल शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए, आज फिर से 1.5% कमजोर है। बाजार भी थोड़े और कमजोर होते हैं, अब 25 अंक नीचे निकली। तो 2% ऊपर था इन्फोसिस, अब देखिए 2% नीचे ट्रेड करता हुआ कैश मार्केट में। तो इनकी में आज 5-4% के आसपास की वॉल्टिलिटी देखने को मिली है नतीजे आने के बाद। पहले थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई और अब देखिए ऊपरी स्तरों पर नई शॉर्ट पेशेंस भी बना रहे हैं कुछ लोग। ऐसा लग रहा है भसीन साहब
क्या किया जाए इन्फी में। अच्छा, भसीन साहब हमारे साथ नहीं है, लेकिन दीवान साहब बताइए, अब इन्फोसिस खुल गया है, सेटल हो गया है, 3-4 मिनट हो चुके हैं, कैसे अप्रोच करें? नहीं, तो मैं जैसे कह रहा था, शॉर्ट कवरिंग एक एलिमेंट था जिसका कि कोई डिसअपॉइंटमेंट की जो वेट कर रहे थे वो नहीं हुआ, और शॉर्ट्स तो मतलब सेलिंग तो आनी थी, क्योंकि लॉन्गर टर्म में आपके पास मौका रहेगा इन्फोसिस को अक्वायर करने का इस 900,000 की जोन में। अगले 3-4 महीने ऐसे ही घूमते रहेगा, इसमें कोई नॉन इवेंट सा हो गया। तो अगले क्वार्टर तक शायद नंबर्स जब आएंगे तो यही रेंज रहेगी। तो इसमें तो बेस्ट पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग करके आप बैठ जाइए, जो स्ट्रैडल बोलते हैं, वो सबसे, मतलब ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली अच्छा विकल्प है, बट आई वुड रादर वेट फॉर टाइम करेक्शन रादर देन एनी प्राइस करेक्शन। मतलब कुछ होगा नहीं, थका देगा आपको, न ऊपर जाएगा नहीं। तभी आप कमा सकते हो राइट करके। आप दोनों साइड राइट करो 900 और वैसे भी इवेंट निकल जाने के बाद ऑप्शन राइट करना बहुत ही बेहतरीन रहता है। इस बीच एक स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आ रहा है, आपसे राय लूंगा आशीष जी, आईबुल रियल, क्या ये स्टॉक खरीदारी करने के लिए तैयार है? आज ही वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला है, और देखिए कल काफी जबरदस्त एक्शन में था। खबरें इसके डीमर्जर को लेकर भी गर्म हो रही थी, अब होगी नहीं होगी ये पता नहीं, लेकिन प्राइस एक्शन तो साफ तौर पर है। और ओपन इंटरेस्ट देखिए 22 लाख शेयर आज सुबह सुबह ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं, बैंड से बाहर आती जबरदस्त पोजीशन बनती दिख रही है। 9% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है इस स्टॉक में। खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? कुछ बड़े ब्रेकआउट है? बिल्कुल है, वीकली मंथली सभी ब्रेकआउट्स इसके अंदर है, और कल भी हम इसको ट्रैक कर रहे थे, बट क्योंकि कल बैन में था तो पोजीशन लेना मुश्किल था। आज जैसे ही ये खुला है, मुझे लगता है बड़ा एक्शन इसमें पॉसिबल है। कम से कम 114-115 के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 हफ्तों में इंडिया बुल रियल एस्टेट में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं, और इस स्टॉक में आप ऑप्शंस में भी काफी लिक्विडिटी इसके अंदर में है, तो आप एट द मनी कॉल ऑप्शन भी इसके अंदर में खरीद सकते हैं। बिल्कुल, इस ग्रुप पर नजर रखिए। हम कल फेसबुक लाइव में बाजार बंद होने के बाद जब बात करी तभी कह रहे थे कि ये स्टॉक जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। बागले साहब से प्री ओपनिंग सेशन में भी बात हो रही थी इसी शेयर के बारे में। सर, इस पर भी राय दीजिए, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी राय दीजिए। इस ग्रुप में कुछ बड़ा हो रहा है, क्या करना चाहिए? आपने पहले अडानी नहीं, पहले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स के बारे में बताइए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मुझे लगता है 960 की तरफ के मूव, आई थिंक 941 कुछ है, तो 930 233 का 10 रुपए स्टॉप लॉस, 20 रुपए टारगेट। व्यू तो डेफिनेटली बुलिश है। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए भागता जा रहा है 4% ऊपर। हाँ, आईबी रियल एस्टेट भी आई थिंक आशीष ने जो भी कहा कि तेजी होगी, लेकिन इसमें मैं पोजिशनल व्यू, क्योंकि इसमें लॉट साइज काफी बड़ा है, 10,000 का है, तो मैं स्टॉप लॉस को कंफर्टेबल। एक चीज मुझे बताओ, लॉट साइज बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब वैल्यू तो सेम है ना। फर्क ये पड़ता है कि आप 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखो और गलत हो जाओ तो 40,000 रुपए। लेकिन अल्टीमेटली तो सेबी ने लॉट साइज तो 5 लाख रुपए के आसपास की रखी है। अब कभी कभार भाव पर नीचे जाए तो अल्टीमेटली तो परसेंटेज मूव तो किसी भी लॉट में होगा, तो वो तो रिस्क तो उतनी है। वागले साहब, वैसे नहीं है अनिल जी, जो लोग एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं उनको उतनी कंपलसरी रिस्क लेनी पड़ती है। चलिए, एचडीआईएल भी देखिए आज रियल एस्टेट शेयरों का दिन है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने पहले दौड़ लगानी शुरू करी, एचडीआईएल ने इसको पकड़ना शुरू किया, 1.25% ऊपर ये शेयर भी क्या भाग सकता है, कैचअप करेगा? एचडीआईएल में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। अभी कल के हाई के ऊपर निकल रहा है, जो कि 85.85 है, 8640 का करंट लेवल है। 1 रुपए का आप रिस्क ले, ऑन द अप साइड 4.5-5 रुपया 90-91 का टारगेट बनेगा। ओके, अच्छा एक और स्टॉक जहां पोजीशंस आज बनती दिख रही है, वो मेरे ख्याल से रजत जी ने रिकमेंड किया था, कैपिटल फर्स्ट। ये भी 0.1% मजबूत है और 1.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। तो रजत जी, क्या इन लेवल्स पर खरीदना ठीक है? आपकी रिकमेंडेशन पे 804-805 के आसपास फ्यूचर चल रहे हैं, और यदि हाँ तो फिर आपके टारगेट्स क्या हैं कैपिटल फर्स्ट को लेकर? देखिए, कैपिटल फर्स्ट के लिए आज के दिन तो 810 का टारगेट बोला था आपको, लेकिन मैं मानता हूं कि इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 840 का होगा, और 840 जब तक टारगेट है तो शॉर्ट टर्म में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि किसी को लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना है तो इससे बेहतर फाइनेंस कंपनी, इसी प्राइस टू बुक भी काफी कम है, एनपीए लेस देन 0.5%, और इसका जो लोन गिविंग प्रोसेसेस है वो इतनी बढ़िया है कि ये इस भाव में भी आप निवेश भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, चलिए तो ये इंटरेस्टिंग बात बताइए, लोन गिविंग प्रोसेस, ये बड़ी इन्फोसिस इस बीच हमें अलर्ट आ रहा है कि नीचे आ गया। एक बार देखते हैं कितना नीचे आ गया है इन्फोसिस। 1%, हाँ भाई, 2% ऊपर खुला, उसके बाद 1-1.5% नीचे गिरा, तो इसी रेंज में इस समय ये शेयर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। इंटरग्लोब देखिए एविएशन शेयरों में अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहा है। जेट एयरवेज में जरूर थोड़ी ठंडा कारोबार हो रहा है, लेकिन इंटरग्लोब में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इंटरग्लोब वर्सेस जेट, ये आपको क्या पसंद है?
चतुर्मोहता साहब बताइए। देखिए, मुझे तो स्पाइसजेट काफी पसंद है। मैंने पहले भी 74 पे इसको रिकमेंड किया था और उस समय भी 130 के टारगेट दिए थे जब हमने कहा था कि ऑलमोस्ट डबल होने की तैयारी कर रहा है, और मुझे लगता है वो ट्रेंड इसमें बन रहा है। बिल्कुल ऑलरेडी 30% ऊपर है। मुझे लगता है और एक स्ट्रांग अपसाइड इसमें देखने को मिलेगी। सेकंड, अगर से लार्ज कैप में इसी स्पेस में देखना तो इंटरग्लोब काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। मुझे लगता है एक मेजर ब्रेकआउट वीकली मंथली चार्ट्स पे बन रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम्स इसके अंदर पिकअप हो रहे हैं। इसके अंदर भी मुझे लगता है छोटा टारगेट्स नहीं आएंगे। कम से कम 1350-1400 के टारगेट्स आने वाले 6 महीने के अंदर में इंटरग्लोब में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनली मुझे लगता है इंटरग्लोब काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। नीचे में आपको 1000 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन इसमें बनानी चाहिए। ओके, और इस बीच बाजार हरे निशान में लौटने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मिड कैप इंडेक्स तो हरे निशान में आ गया, बैंक निफ्टी भी आ गया और सेंसेक्स निफ्टी भी अपनी कमजोरी कम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से साफ तौर पर होती हुई दिख रही है और ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। तो मिड कैप शेयरों की खरीदारी और क्यों ना हो 700 करोड़ की खरीदारी कल घरेलू फंड्स की तरफ से हुई। तो अगर एशियाई बाजार नीचे से रिकवर कर रहे हैं तो फिर ये स्टॉक्स, और आप देखिए जो दो स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किए दोनों ही बड़ी तेज दौड़ के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी जाफा आइबुल रियल और कैपिटल फर्स्ट में अच्छा एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तमिलनाडु पेट्रो हम कह रहे थे इस शेयर में तेजी बनेगी, 9% ऊपर है। वागले साहब, ये तो आपके टारगेट के करीब आ रहा है, अभी क्या करें बताइए। हेमंत, अभी भी मैं कहता हूँ 58 to 60 के आसपास एक बार बुक कर लीजिए। चलिए, तो 60, 58 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां पर मुनाफा जरूर वसूल करिएगा अगर आपने 40 रुपए के भाव पर जो वागले साहब को सुनकर खरीदा। छोटे मझौले शेयरों का जिन्हें ऑयल कंट्री ट्यूबुलर में भी देखिए 10% का अपर सर्किट लग चुका है। तो एचओईसी में दौड़ शुरू हुई है, ये बताइए एचओईसी ये कैसा लगता है आपको? चतुर्मोहता साहब, आपको पसंद है एचओईसी? दीवान साहब ने कहा अगर इस स्टोरी को प्ले करना है तो ये शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। बिल्कुल पसंद है हेमंत, क्योंकि आप देखिए मंथली चार्ट्स पे ये एक मेजर डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना चुका है और उसका ब्रेकआउट अभी रिसेंटली 83, 82 के ऊपर हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत बड़े एक अपसाइड की तैयारी कर रहा है। कम से कम 120 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में आने वाले 2 महीने 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ी अपसाइड इसके अंदर पॉसिबल है। नीचे में मुझे लगता है ब्रेकआउट जो 82 के आसपास था उसका ही एक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन बनाते तो बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन करंट लेवल्स पे दे रहा है। हिंदुस्तान एक्सप्लोरेशन वो तो अभी तक, जबकि दीवान साहब की रिपोर्ट आई नहीं है, अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है। दीवान साहब ने रिसर्च करनी शुरू कर दी है। दीवान साहब रिकमेंडेशन है स्ट्रॉन्ग बाय क्या? अभी नहीं है। बट जो प्रिलिमिनरी जो इंटरेस्ट इस क्षेत्र में जैसे आपने कहा उसी वजह से हम लोग ने भी इसको देखना शुरू किया, क्योंकि ऑफशोर ड्रिलिंग तो पहले से था अवेलेबल, बट ये अब जो एक्सप्लोरेशन वाला जो और खास करके जिसमें ऑयल फील्ड्स का जो क्या बोलते हैं उसको डीपनिंग और एक्सपेंशन का जो काम होता है वो बहुत कम कंपनीज कर पाती हैं। और उसमें भी एक चीज बताऊं कि एक सेस्मोलॉजी वाला एक अलग एरिया है, तो उसमें जो एशियन ऑयल फील्ड और ये सब जो बाकी कंपनीज हैं, बट ये वाली एरिया में अभी भी थोड़ा सा अंडर रिसर्च्ड है। सीएनबीसी आवाज ने इसकी रिसर्च की थी और जैकपॉट स्टॉक के तौर पर इस शेयर को सजेस्ट किया था और देखिए क्या जबरदस्त तेजी एचओईसी में देखने को मिल रही है। 5.5% की मजबूती यहां पर। तमिलनाडु पेट्रो 10% ऊपर, ऑयल कंट्री में अपर सर्किट लगते हुए। और बजे की बात देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स आपको सुबह 7:30 बजे नीरज ने बताए थे, ऑयल कंट्री इनके लिस्ट में था। मेरी टीम पर भी नजर डाली और देखिए किस तरह का प्रदर्शन दिखा रही है वो टीम। स्टॉक 2020 की स्टोन इंडिया में तेजी देखने को मिल रही है। अल्फा जियो एक और ऐसा स्टॉक है जो ये थीम में आज बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अल्फा जियो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का फेवरेट शेयर है। स्पाइसजेट तो हमारे एक्सपर्ट आशीष चतुर्मोहता जी को भी पसंद है। अच्छी तेजी बनी हुई है इन सारे के सारे शेयरों में। लेकिन इन्फोसिस पर नुकसान बढ़ता हुआ दिख रहा है, दिन के लो पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इन्फोसिस, और यही वजह कि निफ्टी हरे निशान में लौट नहीं पा रहा है इन्फोसिस की वजह से। अदरवाइज तो बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयरों में जो अच्छी रिकवरी हुई उसका फायदा जरूर मिलता, लेकिन फिलहाल दिक्कत इन्फोसिस की तरफ से आती हुई दिख रही। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे चारों मेहमान हमारे साथ है, प्रकाश जी और आशीष जी, वागले साहब और रजत सर, और हम उनसे ब्रेक के दौरान भी देखते हैं कुछ और मौके आपके लिए ढूंढते हैं ट्रेडिंग के लिए। आज से कहां पर एक्शन है, बने रहेगा हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी आ रहे हैं वापस। आईटी इंडेक्स है 1% नीचे और
इस वक्त वहीं से दबाव बनता हुआ दिख रहा है और दूसरा दबाव बन रहा है मेटल शेयरों से। मेटल और आईटी मिलकर कमजोर कर रहे हैं। इन्फोसिस आप देखिए अब 2% नीचे। मेटल्स में वेदांता, जिंदाल स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू सेल सबके सब नीचे। तो ग्लोबल मार्केट्स में मेटल्स की कमजोरी का असर पड़ रहा है और यही वजह कि बाजार ऊपर टिक नहीं पा रहा है या ऊपर आ नहीं पा रहा है। ऊपर इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, लेकिन बैंकिंग शेयर कंपैरेटिवली बेहतर है। और एक बैंक जो मुझे मजबूत नजर आ रहा है वो है कैनरा बैंक। और कैनरा बैंक में आज देखिए 0.5% की मजबूती भी है और 1% की और 2% ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। और आशीष चतुर्मुता जी ने अपनी रिकमेंडेशन की लिस्ट में भी इसे शामिल किया है। तो कमजोर बाजार में भी ये संकेत दे रहा है मजबूती कैसे खरीदेंगे आप आशीष जी? बिल्कुल जी, मैंने जैसे कहा कि ये स्टॉक 328 से 330 के टारगेट्स की और बढ़ रहा है और मुझे लगता है बहुत ही स्टेबल काउंटर है। यहाँ से एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लेके आपको काम करना है। अगर से आज करंट लेवल्स पे भी आपको लॉन्ग करना है तो 309 के एक स्टॉप से आप लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर अभी भी बना सकते हैं। 328 से 330 के टारगेट्स नेक्स्ट 3-4 दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो कैनरा बैंक जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकता है आज के दिन, लेकिन आप देखिए एक तरफ जहां मेटल में गिरावट है वहीं दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज आज मजबूत है और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अब तक 0.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और एक और सेक्टर जो मजबूत है वो है फार्मा स्टॉक्स। सारे फार्मा शेयर आप देखिए उठाकर, सब में मजबूती आपको देखने को मिलेगी। टोरेंट फार्मा, सन फार्मा अच्छी तेजी के साथ, ल्यूपिन भी देखिए मजबूती के साथ आज कारोबार करते हुए। लेकिन इंडिया बुल्स ग्रुप, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 4% ऊपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग अब 1.25% की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। EIL भी देखिए, ये एक और ऐसा स्टॉक है जो दीवान साहब को पसंद था और उन्होंने कहा था कि अगर आपको ऑफशोर की थीम को खेलना है, इस खबर को खेलना है जो कैबिनेट ने कल की, उसमें आपको EIL पर नजर रखनी चाहिए। दीवान साहब, आज आपका पिक रह गया, तो बताइए कौन सा वो स्टॉक है जो आपको लगता है लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दे सकता है? आप कौन से सेगमेंट पर इस समय बुलिश हैं सबसे ज्यादा? नहीं, तो जैसे पहले चर्चा हो रही थी पावर क्षेत्र में, देखिए अदानी को छोड़ दीजिए, बट बाकी तो पावर क्षेत्र में बहुत बोलबाला है। और उदय स्कीम हो, कोई और स्कीम हो, ये आपकी जो पंडित दीनदयाल वाली जो उनकी योजना सब जगह इलेक्ट्रिसिटी, पहले नाम बताइए एक बार। तो उसमें जो पावर ग्रिड, PTC, ये जो कंपनीज चल रही है, इसका फायदा किसको होता है जी? इसका फायदा होता है वेंडर्स को, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी देते हैं, वो है ट्रांसफार्मर कंपनी। ओके। अब कुछ समय पहले हमने वोल्टम ट्रांसफार्मर भी वो किया था, पिक गिना था, करीब 900 समथिंग था, 960 या कुछ। आज वो देखिए 2 महीने में उसमें 25-30% की बढ़ रही है, क्योंकि चेंज, उसकी ट्रैजेक्टरी सारी चेंज हो रही है। इस माहौल में जो तब्दीली आ रही है उसका फायदा। एक ऐसी कंपनी है जो कल आपके सिस्टर चैनल पे भी मैनेजमेंट आया था, वो है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स। इन्होंने बहुत क्लियर बोला कि हमारा बिजनेस जो आता था पहले तो गवर्नमेंट से ही आता था, गवर्नमेंट एजेंसी से आता था, अब गवर्नमेंट एजेंसी और स्टील इंडस्ट्री से आता है। स्टील इंडस्ट्री में रिवाइवल है, नो डाउट। वहां पे कैपेसिटी एक्सपेंशन और फर्नेसेस जैसे जैसे बढ़ेंगी, तो इन्होंने एक प्रोडक्ट भी बनाया है जो आर्क फर्नेस का रेक्टिफायर का काम करती है, विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। वहां मार्जिन 28-30% है, जबकि नॉर्मली मार्जिन इसमें 10-11% ज्यादा नहीं होते। तो TRIL को अगर आप देखें तो इट्स अ कंपनी दैट इज गॉट अंडर रेटेड। 2 साल बहुत अच्छे गए, पिछला साल इसका थोड़ा सा वीक गया। अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग ये वो सब शुरू हो गया है। अब मुझे लगता है कि अगर इसका वापस पहले 2 साल पहले जो बोलबाला था अर्निंग्स में वो आ गया तो इट कुड प्रोबेबली बिकम। अगले साथ चार्ज पर भी बता दीजिए कि वोल्टेम्प में आपने देखा, जब भाई उन्होंने बताया, दीवान साहब ने मेरे कान में बताया था। हाँ, आपने अच्छा कान में बताया। ये बताइए, ये कितना दौड़ लगाने के लिए तैयार है? चार्ज पर कितना मजबूत लगता है? इमीडिएटली तो 470 का मेरा व्यू है, क्योंकि 1-2 दिन में आ सकता है, क्योंकि प्रकाश जी जब बोलते हैं तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है। एग्जैक्टली। और वंस अबाउ दैट फिर 540 का पोजिशनल व्यू होगा, उसमें मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा, 540 वाले व्यू में। ओके। और एक और स्टॉक है जिसमें एक्शन होता हुआ दिख रहा है, वेल्सपन इंडिया। यहाँ पर मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते को एक रिपोर्ट आई थी, हम डिस्कस कर रहे हैं, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट थी। आज 87 रुपीज पे एक ट्रेड हुआ है BSE पर। यहाँ पर 5 लाख शेयरों का एक ट्रेड हुआ है। तो लगता है क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के बाद कुछ फंड्स खरीदना शुरू कर रहे हैं। वेल्सपन इंडिया पर क्या राय है आपकी? माफ कीजिएगा प्रकाश जी। सर, वेल्सपन इंडिया में देखिए हुआ क्या है, यही नेगेटिव न्यूज की जो मजे, जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी की जो हम बात सुबह कर रहे थे, कि जब नेगेटिव न्यूज आई टारगेट को लेके, इजिप्शियन कॉटन का जो क्वालिटी में कुछ कंसर्न आए, तो लोगों ने उसकी पिटाई की, लोग भूल गए, 2 क्वार्टर निकल गए। अब वो टारगेट
से हट के दूसरी चीजों में काम फोकस करने लगे, सप्लाई करने लगे, और वहां पे जो उनका इंप्रूवमेंट हुआ है उसका फायदा उनको पूरी तरह से अब मिलना शुरू हुआ है। तो लोगों अंडर ओनरशिप है। आज स्टॉक के परफॉर्मेंस जो है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वापस पहले जैसी आ जाएगी। तो अभी भी लेकिन पी मल्टीपल देखो तो पुराने से भी नीचे है, तो री रेटिंग है। तो क्रेडिट स्विस ने बिल्कुल सही भापा है इसको, और मुझे लगता है इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज जो है वो जहां भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है, जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में आई थी कुछ समय पहले, वो आपने देखा था 49-50 के आसपास क्या रैली बनी। हाँ, तो ये सब चीजें तभी आपको लेनी होती है जब कोई आपको ऐसा झटका मिलता है। तो वेल्समैन आई थिंक फॉल्स इन द सेम कैटेगरी। अच्छा, झटके की जो आप बात कर रहे हैं, एक जगह झटका लगता हुआ दिख रहा है उस अदानी। नहीं, वो तो सबको पता हो गया। अभी झूठ वाले सारे स्टॉक्स देखिए जो कल काफी तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए थे, आज सारे के सारे स्टॉक्स पिट रहे हैं। ऊपर खुलने के बाद तेज गिरावट होती दिख रही है। लुडलो जूट ये देखिए कहाँ 115 के ऊपर कहाँ गया था, और अब आप देखिए लुडलो, ग्लॉस्टर, शेवॉयट तीनों ही नीचे हैं। तीनों ही नीचे। 122 का हाई बनाकर देखिए 110 पर आता हुआ दिख रहा है। और लुडलो के बाद शेवियोट देखिए, शेवियोट का 1138 वाला 1123, 1110 है। और तीसरा है ग्लोस्टर, जहां पर आप देखिए 620 का हाई बनने के बाद अब 590 का भाव है। और चूंकि कैबिनेट में कल फैसला हुआ है ये जूट के दाम बढ़ाएं, तो जाहिर सी बात है कि इन कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल जूट जो है वो महंगा हो जाएगा। और ये लोगों को बाद में समझ में आया, पहले सुबह सुबह लोगों ने खरीदारी कर ली। तो जिन लोगों के पास कल खरीदारी किए हुए हैं, ये शेयर बेचकर निकल जाना चाहिए। प्रकाश जी, फंडामेंटल क्या रहा है इस सेक्टर पर? प्रॉफिट बुक कर लें? बिल्कुल सर, ये सेक्टर में, और लॉस हो तो लॉस भी कर लें। हाँ, मतलब क्योंकि वापस जब तक खबर नहीं आएगी ये स्टॉक चलेंगे नहीं, फिर वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। साल 2 साल तक परेशान कर सकते हैं, कैपिटल आपका बिल्कुल टूट जाता है। और इसमें बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इश्यूज कई बार आप निकाल ही नहीं सकते अपना माल। तो वैसी सिचुएशन में क्यों अपने आप को, पहले तो अव्वल तो इसमें ज्यादा एक्सपोजर लेना ही नहीं चाहिए, और अगर ले लिया है गलती से तो उस गलती को जल्दी सुधारो और वेट मत करो। चलिए बिल्कुल निकल जाइए इस तीनों कंपनियों से। कैबिनेट ने दरअसल देखिए किसानों को राहत दी है, कंपनियों को राहत नहीं दी है। जो लोग सोच रहे थे कि कंपनियों को राहत मिली है, तो कंपनियों को राहत नहीं मिली है। इनके लिए उल्टा नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है। हम तो कल भी कह रहे थे जब ये कैबिनेट की बैठक की बात आई थी, तो कुछ चैनल बता रहे थे कि ये बड़ी पॉजिटिव खबर है। और हम कह रहे थे इसमें तेजी इस वजह से नहीं हो रही है, इसमें तेजी इसलिए हो रही है क्योंकि एमपी का था मामला। बिल्कुल, मध्य प्रदेश ने जो पॉलिथीन बैग्स को बैन किया गया है, करने की बात कही है 1 मई से, तो उसके चलते इसकी डिमांड बढ़ेगी। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग अंडरलाइन थीम मुझे समझ आई जो कल के अनाउंसमेंट में है, और इसको आप इस संदर्भ में देखिए कि एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है। जूट का सबसे ज्यादा मार्केट वेस्ट बंगाल में। जी हाँ, फार्मर्स जो वहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये 3 जगह। ये है असम में नई सरकार आई है बीजेपी की। बिहार इज नॉट येट कॉन्कर्ड। वेस्ट बंगाल हमेशा एक वो रहा है जिसको किला जो फतेह करना बाकी है। एग्जैक्टली। जो भी चीज है वेस्ट बंगाल के पॉपुलेशन के हित में है, वो अनाउंसमेंट आपको बहुत धीरे धीरे करके पॉइंटेड से आएंगे। सही कह रहे हैं। ब्रह्मपुत्र का जो सफाई का अभियान है, गंगा तो अभी हुई नहीं साफ, लेकिन ब्रह्मपुत्र का हमने शुरू कर दिया कार्यक्रम, क्योंकि उसका रीजन है कि अगर उसको आप वो कर सकते हैं, इनलैंड वाटर डेवलपमेंट एस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ये सिर्फ पॉलिटिकिंग है, बट इट इज द करेक्ट वे टू गो कि डेवलपमेंट होगा। तो जो यूपी में लोगों ने देखा है बेनिफिट, आज बनारस के किसी भी लोगों को पूछे तो जो इम्प्रूवमेंट दिखा है मोदी साहब के वहां जाने के बाद, वो चीज अगर वेस्ट बंगाल में भी होगी तो अगले 2 साल में काफी कुछ हो सकता है। तो उस थीम पे काम करने लायक है जो वेस्ट बंगाल बेनिफिशियरीज कंपनीज है। तो किसानों के हित में फैसला है, ये फैसला कंपनियों के हित में नहीं है, इसीलिए आज यहाँ पर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और निकल जाना चाहिए अगर आपने ये शेयर खरीदे हैं। एक और स्टॉक है जो बार बार चतुर मोहता साहब आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए, ऑनर बताइए क्या कह रहे थे आप। हेमंत देखिए, मुझे लगता है कि एलेम्बिक पे जिस पे हमने बात की, ये 15 महीने के हाई पे ऑलरेडी आ चुका है और एक मेजर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है। जब भी इस तरह के फॉर्मेशन बनते हैं, हमने देखा है कि स्टॉक जो है वो कम से कम 30 से 50% की बढ़त दिखाते हैं। और ऑलरेडी देखेंगे ये स्टॉक एक होल्डिंग कंपनी है एलेम्बिक फार्मा के अंदर, और हमने देखा जितने भी होल्डिंग कंपनी वाले स्टॉक्स हैं उनमें ऑलरेडी लास्ट 6 महीने में कम से कम 50% की बढ़त देखने को मिल चुकी। ये स्टॉक अभी तक प्ले नहीं हुआ था, मुझे लगता है यहां पर एक बड़ा प्ले देखने को मिल सकता है। 55 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये 55 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। एक और स्टॉक जहां पर एक ट्रेड हुआ है सिंटेक्स, इस पर राय ली जाए, क्योंकि एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। सिंटेक्स में 1/3% हिस्सेदारी सिंटेक्स की बदली है
10,05,000 शेयरों का कारोबार हुआ है 111.30 में। तो सिंटेक्स में एक बड़ा ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से सिंटेक्स भी यहाँ वायदा कारोबार का स्टॉक है। जी हाँ, सिंटेक्स वायदा कारोबार का स्टॉक है। इस स्टॉक में कोई मौका है आशीष जी खरीदारी करने का? बड़ा ट्रेड भी हुआ है और हिस्सेदारी भी बदली आज। बिल्कुल, ये स्टॉक भी काफी स्ट्रेंथ में है और बीच बीच में थोड़ा बैन में आता है, इस कारण से पोजीशन बार बार बनाने में डिफिकल्टी होती है। इसको आप लेके रखिए, पोजिशनली ये काफी स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है 124 123 के जो टारगेट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। नीचे में आपको 109 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन सिंटेक्स में बनानी चाहिए। काफी एक मेजर ब्रेकआउट भी है और बिल्डअप के टर्म्स में भी हमने देखा है 2 सीरीज से एक बहुत ही अच्छा पोजीशन का रोल ओवर कंटिन्यूसली स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए तो इस पर रखिएगा नजर। अच्छी तेजी बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एक और सेक्टर जहां अच्छी तेजी नजर आ रही है टायर सेक्टर। देखिए टॉप 5 F&O गेनर्स में अपोलो टायर, सीएट सब पहुंच गए हैं। इस पर भी राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रकाश दीवान जी, संदीप वागले साहब, आशीष चतुर्मोहता जी, रजत बोस जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। रिकवरी की कोशिश बाजार की सेंसेक्स और निफ्टी पर, लेकिन असली रिकवरी जो दिख रही है वो है बैंकिंग शेयरों में। बैंक निफ्टी अब देखिए 60 अंक ऊपर हो चुका है और बैंक निफ्टी काफी मजबूती से ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। जो स्टॉक्स आज सुबह से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देखिए अच्छी दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आईबुल रियल, कैपिटल फर्स्ट, ये तमाम शेयर है जहां पर तेजी। कैनरा बैंक इनफैक्ट दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर भी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही। तो जो स्टॉक्स मजबूत हैं वो तो है ही डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। जहां तेजी होती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। एक और सरकारी बैंक्स, मिड कैप सरकारी बैंक्स बेहद मजबूत दिख रहे हैं। सिंडिकेट बैंक, ये एक और स्टॉक है जो रडार पर आ रहा है। रजत सर से चार्ट्स पर इस पर राय ली जाए। रजत जी, क्या खरीदारी का कोई मौका है? पोजीशन बनती हुई दिख रही है। स्टॉक 1% मजबूत है, 2% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कैन बैंक के बाद अगर किसी दूसरे बैंक में सबसे ज्यादा हलचल होती दिख रही है प्राइस और वॉल्यूम के लिहाज से, तो मेरी लिस्ट में सिंडिकेट बैंक आ रहा है। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? और रजत जी से बड़ी देर बाद तो हमने संपर्क किया, वो भी कट गया। तो वागले साहब आप ही बता दीजिए, आपके चार्ट्स पे क्या संकेत हैं सिंडिकेट बैंक में? अनिल जी, सिंडिकेट बैंक उभर रहा है। आई थिंक बड़ी मूव 76 के ऊपर ही आएगी, तो मैं वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। बट जैसे आप बात कर रहे थे, आशीष ने कैन बैंक कहा था, मेरे नजर में पीएनबी आ रहा है। इसमें भी ओपन इंटरेस्ट उसके बाद है 156, 156.50। एक ₹1.5 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं फॉर 160 टारगेट। ओके, तो पीएनबी और सिंडिकेट ये 2 बैंक है। रजत सर, इन दोनों में से क्या पसंद है आपको चार्ट्स पर? ये कैश हमको पीएनबी ज्यादा पसंद है अनिल जी। पीएनबी लगता है कि अभी यहां से भी वो ऊपर जा सकता है और मूवमेंट जो है अभी देखिए कनाडा बैंक की तरह तो नहीं है, लेकिन फिलहाल मूवमेंट पीएनबी की भी अच्छी लग रहा है। 163 रुपया क्रॉस करने के बाद में 169 से 171 रुपया तक जा सकता है। खुलासा ये कर देना चाहता हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो में भी है और मैंने अपना क्लाइंटों को भी नीचे की लेवल पे दिलवाया है, तो इसीलिए ये इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं मेरा। ओके, तो पीएनबी पसंद है रजत बोस जी को, कैनरा बैंक पसंद है हमारे एक्सपर्ट आशीष चतुर्मोहता जी को। अच्छा, बैंकों में बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, यही बाजार को संभालने की कोशिश भी कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक देखिए, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, ये भी मजबूत और एचडीएफसी जैसे हैवी वेट्स भी मजबूत। तो बैंक्स मजबूत हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा हो, इसलिए देखिए बाजार में टिके हुए हैं, यहां से गिरावट नहीं देखने को मिल रही। तो कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक का चतुर्मोहता साहब आपको अच्छा लगता है? देखिए, लेने के लिए तो आप फेडरल ले सकते हैं, डीसीबी है, इनमें मूवमेंट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और पैसा भी बनेगा। बट जिसको कहते हैं कि एक स्ट्रांग मूव, वो मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग बास्केट में रहेगा, जिसके अंदर में जिस तरह से पीएफसी आरईसी में मूव आया, उस तरह के मूव्स आपको पीएसयू बैंकिंग बास्केट में देखने को मिल सकते हैं। उसमें हमारी टॉप टिक कैनरा बैंक है। अगर से सेकंड ऑर्डर में जाना है तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। कम से कम 160-62 के टारगेट्स बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। तो कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 स्टॉक्स मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग बास्केट में अगर से आप लेके रखते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग मूव दिखा सकता है। ऐसा है कि
चलेंगे सब, जिसको जो पसंद हो वो खरीदो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, सिंडिकेट, कैन बैंक, जिसको जो समझ में आए वो खरीदिए। लेकिन एक सेक्टर जो फिर से बढ़िया तेजी दिखा रहा है टायर शेयरों का, और अपोलो टायर मुझे लगता है सीएट से ज्यादा मजबूत मुझे अपोलो टायर नजर आ रहा है, यहां पर एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अपोलो टायर देखिए 2% मजबूत है, डेज हाई के आसपास आता हुआ दिख रहा है, और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बढ़कर आ रहा है। आशीष जी, अपोलो टायर पर क्या राय है आपकी, क्या इसे खरीदेंगे आप? देखिए पूरा स्पेस ही स्ट्रॉन्ग है, उसमें अपोलो टायर्स और एक मिड कैप में जेके टायर्स, इसको हमने रिकमेंड भी किया था लास्ट टाइम। तो अपोलो टायर्स में मुझे लगता है कि बड़ा मूव पॉसिबल है, कम से कम 245 से 250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और डाउन साइड में मुझे लगता है 222 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। जेके टायर्स में एक मेजर वीकली डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है 142 के ऊपर, तो यहाँ पर 155 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो टायर सेक्टर फिर से देखिए फॉर्म में आता हुआ, लेकिन एक सेक्टर जिसकी फॉर्म कमजोर हो गई है वो है आईटी। इन्फोसिस भी देखिए, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस सभी नीचे हैं। अब देखना होगा अगले हफ्ते टीसीएस के नंबर्स कैसे आते हैं, ये भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। और एक और सेक्टर, रजत जी आप कह रहे थे कि आप मेटल्स पर बेरिश हैं, हिंदुस्तान जिंक बेचने की राय दी है, हिंडाल्को भी वीक है, टाटा स्टील भी अभी हिंदुस्तान जिंक बेचते हैं, और कोई और मेटल स्टॉक में भी क्या बिकवाली के मौके आपको दिख रहे हैं इस समय? देखिए वीडीएल मतलब वेदांत, इसको भी बेचना चाहिए, क्योंकि ये 249 का लेवल अगर तोड़ देगा तो ये हो सकता है 243 तक भी पहुंच जाए। तो अभी फिलहाल 250 रुपया 30 पैसा में जो ट्रेड कर रहा है, इसमें आप 253 का स्टॉप लॉस लगाइए और 243 का टारगेट मान के इसको बेच के खेल सकते हैं। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक में शॉर्ट पोजीशन बनने की राय वैसे भी दे रहे थे रजत जी, आज उनकी शॉर्ट कॉल पे ये था साफ तौर पर। डीएचएफएल एक और आपने शॉर्ट कॉल दिया था, उसका भी हाल देख ले। डीएचएफएल मामूली से नीचे, कोई खास ऊपर या नीचे का रुझान बनता नहीं दिख रहा, तो शांत कारोबार वहां पर होता हुआ दिख रहा है। मेटल से सबसे ज्यादा कमजोर हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आज के सेशन में, तो दबाव मेटल से बनता हुआ दिख रहा है, आईटी शेयरों से बनता हुआ दिख रहा है। पीरामल एंटरप्राइजेज ये एक और स्टॉक है, वायदा कारोबार में आ गया, लेकिन स्टॉक में लिक्विडिटी कम है, लेकिन क्या तेजी होती दिख रही है स्टॉक। देखिए आज फिर से 2.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। लेकिन आईबुल रियल 3.5% मजबूत है। आज सुबह सुबह जो पहला स्टॉक आइडेंटिफाई हमने किया, 25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, तो ये तो ऐसा लगता है एक दिन में ही वापस बैन में आ जाएगा आशीष जी। तो फिर अब जिनके पास पोजीशन है तेजी की, आज प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या कोई फर्क नहीं पड़ता, होल्ड करें? उनको तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स को अल्टीमेटली कवर करना पड़ेगा, और वहां पर मुझे लगता है एक अच्छा प्रेशर शॉर्ट कवरिंग का रहेगा, तो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। बट डेफिनेटली बैन के पहले आपको पोजीशन बनानी होगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको काटना पड़ेगा, और वो एक दबाव की स्थिति हो सकती है। ओके, तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज ये एक लौता स्टॉक है इस पूरे ग्रुप में जो मजबूत है। दीवान साहब, बाकी सब शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है, अडानी पावर, पोर्ट, एंटरप्राइजेज सब कमजोर। अडानी ग्रुप पर कोई राय, अडानी ट्रांसमिशन पर कोई राय आपकी? नहीं, सो जैसे हमने आई थिंक 2 दिन पहले भी बात की थी कि ये जो न्यूज है अडानी पावर पे वीकनेस है, उसकी वजह से अडानी एंटरप्राइज होल्डिंग कंपनी पे भी असर पड़ सकता है और दिख रहा है। बट पोर्ट्स का बिजनेस, ट्रांसमिशन का बिजनेस इससे काफी अलग है और उस पर होना नहीं चाहिए। अब ये जो प्रमोटर्स बेचेंगे अपना स्टेक और पैसा जुटाएंगे, ये तो अच्छा ही है कि भाई जो भरपाई कर रहे हैं वो हो जाएगी। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स गोइंग टू ओनली बिकम हेल्दियर। तो आपकी पिक क्या होगी इस पूरे? आई थिंक पोर्ट्स इज अंडर वैल्यूड। पोर्ट्स और पोर्ट्स में स्ट्रक्चरली जो चेंज, आप देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर में क्या हुआ है। हमने जब बात की थी तब एक मरा हुआ पिटा हुआ शेयर माना जाता था। कच्चे तेल पर हमने एक शो किया था, जिसमें तो उसमें एलएनजी और कच्चे तेल का जो ट्रांसपोर्टेशन जिस हिसाब से मूव हो रहा है वो आप देखिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन अब री रेट में एक बड़े म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी भी ली है, जो लेटेस्ट नंबर आए उसके हिसाब से। अब ऐसे जब टर्न अराउंड हो रहा है, तो शिपिंग एज अ सेक्टर का टर्न अराउंड हो रहा है, तो पोर्ट्स को आप कितना इग्नोर करेंगे। तो अडानी ने अपना कंसोलिडेशन 280, 290, 300 की जोन में इतना बढ़िया किया है कि मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रक्चरली कोई वीक है, और इनका जून में ट्रांसशिपमेंट का बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। जो बहुत एक और जाते जाते समय कम में रिपोर्ट एक पढ़ रहा था हिंदुस्तान जिंक को लेकर। जिंक का जो आयन और ये जो और है, ये अब सरप्लस हो गया डेफिसिट से, यानी कि इन्वेंट्री बढ़ गई है।
और मेटल स्टॉक जितने कमजोर हैं उनमें सबसे कम कमजोर शायद अभी तक ये शेयर है। तो ये जिसके पास है अच्छा रनअप हो गया, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बेच के निकल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, इसमें तो ये तो डिविडेंड जो गया है, जो एक इवेंट बड़ा था, एक्सपेक्टेड था, वो हो चुका है, उसकी वजह से यार नीचे है। और जनरली यस, आई एग्री विद रजत के ग्लोबली अगर आप देखें कल मेटल स्टॉक्स में सब में एक अच्छा खासा नेगेटिव वो था, प्रॉफिट बुकिंग थी और तो कुछ नहीं है। हिंदुस्तान जिंक के सर अगले 4 क्वार्टर इतने बढ़िया रहेंगे फ्रॉम एन ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। जो आप ये ओर की बात करें, पहले ये ओपन कास्ट माइनिंग करते थे, उसमें ओर का नुकसान बहुत होता है। अब ये अंडरग्राउंड करते हैं, ये कोई नुकसान ही नहीं है, जो माल निकलता है वो सारा का सारा स्मेल्टर में जाता है। तो और सिल्वर इज अ बाई तो नीचे में खरीदना चाहिए कुल मिला ये लेवल से भी अगर आप लेके रखेंगे तो आपको वापस। अच्छा, इसमें एक वो गवर्नमेंट का स्टेक सेल का बड़ा इवेंट है, वो तो कह रही है, तो वो कभी तो होगी, जिस दिन वो होगा तो एक और उसको लगाम मिल जाएगी। ठीक बात है। तो ये राय है हिंदुस्तान जिंक पर। चलिए वक्त है आप सभी से विदा लेने का। रजत जी, प्रकाश जी, वागले साहब और आशीष जी, शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार स्टेबल है, सेंसेक्स निफ्टी भले ही कमजोर हो लेकिन मिड कैप शेयरों ने और बैंक निफ्टी ने मजबूती की कमान संभाली है। और ये है इस वक्त आज हफ्ते के आखिरी दिन शुरुआती कारोबार का रुझान। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। ना बन रही है CNBC आवाज के साथ प्रियंका दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।